नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र आपका अपने वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम क्लास 7th एनसीईआरटी ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण। आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन, व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन, ही नोटिस्ड दैट द ओनली प्लेग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वाज डग अप। लॉन्ग वेकेशन का मतलब होता है लंबी छुट्टी, ठीक है। और डगअप का मतलब होता है खोदना। यानी जब लंबी छुट्टी के बाद रवि फिर से जब स्कूल जाना स्टार्ट करता है, तो वो नोटिस करता है कि एक प्लेग्राउंड था, जो कि उसके स्कूल के बगल में एक प्लेग्राउंड था, जो कि मतलब सिंगल प्लेग्राउंड था। ओनली प्लेग्राउंड मतलब वह एक ही प्लेग्राउंड था वहाँ पे जहाँ पे रवि खेला करता था। वह नोटिस करता है कि जो प्लेग्राउंड है वो डगअप हो रहा है, यानी कि उसको खोदा जा रहा है। People said that a huge building with many flats will be constructed there. तो जो रवि था वो लोगों से पूछता है, तो लोग बोल रहे हैं, लोग बोलते हैं उसको कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जो है कि यहाँ पे बन रही है, जिसमें कि बहुत सारे फ्लैट होंगे। ठीक है। रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स। रवि की आंखों में लगभग आंसू सा आ गया। When he realized that the big playground with its soft grass, marigolds and butterflies is gone forever. यानी कि जब रवि को रियलाइज हुआ कि जो बड़ा सा प्लेग्राउंड था, जिसमें कि बहुत सॉफ्ट ग्रास थी, यानी कि सॉफ्ट घासें थी, मैरीगोल्ड थी और बटरफ्लाईज थी, ये हमेशा के लिए नष्ट हो चुके हैं। तो रवि की आंखों में आंसू आ जाता है। ही शेयर्ड हिज फीलिंग विद हिज क्लासमेट। वह अपनी फीलिंग को अपने क्लासमेट के साथ में शेयर करता है। इन द असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व सी हाउ आवर एनवायरनमेंट इज चेंजिंग। तो असेंबली में जब मीटिंग थी, उस मीटिंग में उसकी प्रिंसिपल बहुत सैडली बोलती हैं, सैडली मतलब बहुत दुख के साथ बोलती हैं, सी हाउ आवर एनवायरनमेंट इज चेंजिंग। देखो हमारा एनवायरनमेंट कैसे चेंज हो रहा है। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर। तो उसी टाइम रवि जो है कि क्लास में टीचर से पूछता है, व्हाट इज एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट क्या है। वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स, सेड द टीचर। टीचर ने बोला कि जो कुछ भी तुम अपने सराउंडिंग में देखते हो वो क्या है, एनवायरनमेंट है। रवि थॉट अलाउड मतलब कि सोच रहा था, मन में बोलने की सोच रहा था, बट ऐसा बोला कि वो सबको सुनाई दिया। तेजी से बोलता है कि दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, टेबल्स, चेयर इन द क्लासरूम, इवन दैट ओपन फील्ड, the road, the garbage, my friends, all are part of our environment। तो रवि बोलता पूछ होता है कि इसका मतलब जो स्कूल बिल्डिंग, स्कूलें बिल्डिंग, फिर टेबल, जो क्लासरूम में चेयर है, वो ओपन फील्ड, रोड और गार्बेज, यहाँ तक कि मेरे दोस्त सारे के सारे इन्वायरमेंट के पार्ट हैं। यस सेड द टीचर। टीचर ने बोला हाँ, बट वेट, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर। आगे टीचर बोलती हैं वेट, कुछ ऑब्जेक्ट जो कि नेचर ने बनाया है, यानी कि नेचर के द्वारा क्रिएट की गई है। एग्जाम्पल के लिए माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स। अदर आर मेड बाय पीपल। और जो अदर ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि जिसको कि ह्यूमन यानी कि लोगों ने बनाया है। एग्जाम्पल के लिए रोड, कार्स, क्लॉथ, बुक्स। देख लेते हैं कि इन्वायरमेंट क्या है। इन्वायरमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। देखो जो इन्वायरमेंट है यानी कि जो पर्यावरण है दोस्तों, हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। ये हमको क्या प्रोवाइड करता है, द एयर वी ब्रीथ। जो हम सांस लेते हैं, जो एयर हम ब्रीदिंग करते हैं, ये एयर हमको कौन देता है, इन्वायरमेंट देता है। द वाटर वी ड्रिंक, जो पानी हम पीते हैं वो भी हमको इन्वायरमेंट देता है। द फूड वी ईट एंड द लैंड वेयर वी लाइव, यानी जो फूड हम खाते हैं वो भी हमको एनवायरनमेंट देता है। और जहाँ पे रहते हैं वो भी, जो लैंड, जिस लैंड पे रहते हैं वो भी क्या देता है, कौन देता है, एनवायरनमेंट देता है। हाउ डू ह्यूमन बीइंग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरनमेंट। तो आप देखो जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो इंसान है, इस नेचुरल एनवायरनमेंट को कैसे मॉडिफाई कर रहा है। कि कार फ्यूम्स पॉल्यूट द एयर। जैसा कि हम जानते हैं, जब कार बसेस, कार होती है, बस हो गई, बाइक हो गई, इनकी जो फ्यूम्स आते हैं वो क्या कर रहे हैं, एयर को, हमारे जो एयर है उसको पॉल्यूट कर रहे हैं। वाटर इज कलेक्टेड इन अ पॉट। जो पानी में हम पानी को कहाँ पे कलेक्ट करते हैं, नॉर्मली हम पॉट में कलेक्ट करते हैं। फूड इज सर्व इन विसल्स। जो खाना है विसल में सर्व किया जाता है। लैंड इज यूज टू बिल्ड फैक्ट्रीज। और लैंड का इस्तेमाल फैक्ट्री को बनाने में किया जाता है। ह्यूमन बीइंग्स मेक कार्स, मिल्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स। जो ह्यूमन बीइंग्स हैं यानी कि जो इंसान है, कार बना रही है, मिल्स बनाती है, फैक्ट्रीज बनाती है और मैन्युफैक्चर कंटेनर्स मैन्युफैक्चर करती है। दिस इज हाउ ह्यूमन बीइंग्स मॉडिफाई नेचुरल एनवायरनमेंट। यह देख सकते हो आप कि जो ह्यूमन बीइंग्स है यानी कि जो इंसान है, उन नेचुरल एनवायरनमेंट को कैसे मॉडिफाई कर रहा है। नाउ वर्क इन पेयर्स। आगे टीचर बोलते हैं आप तुम लोग पेयर में थोड़ा काम करो। मेक अ लिस्ट विद योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू। अपने क्लासमेट के साथ एक लिस्ट बनाओ ऑफ द क्रिएशन ऑफ नेचर एंड बाय ह्यूमन बीइंग्स। यानी कि दो दो, नाउ वर्क इन पेयर्स यानी दो दो लोग
ठीक है, एक ग्रुप में 2-2 लोग पेयर में करके काम करो, अपने क्लासमेट के साथ, जो क्लासमेट आपका सामने बैठा है या बगल में बैठा है नेक्स्ट टू यू, उसके साथ आप क्या करना, उन ऑब्जेक्ट की लिस्ट बनानी है जो कि नेचर द्वारा बनाए गए हैं और दूसरे जो कि ह्यूमन मेड हैं, यानी कि जिनको इंसान ने बनाया है। रवि, परमजीत, जेसी, मुस्तफा, आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। तो उस लिस्ट को बनाने में जो रवि रवि था, परमजीत था, जेसी, मुस्तफा, आशा, ये सारे के सारे बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। वाई इज आवर इन्वायरमेंट चेंजिंग, आखिर जो हमारा इन्वायरमेंट है वो क्यों चेंज हो रहा है? इकबाल ने पूछा। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स। तो ये क्यों चेंज हो रहा है? ये हमारी जरूरतों की वजह से, ठीक है। दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो हमारी जो नीड है, ह्यूमन बींग्स की जो नीड है, हमारी जो जरूरतें हैं दोस्तों, डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं। वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग एंड एट टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग आवर नेचुरल सराउंडिंग्स। तो इसलिए हम जो हमारी सराउंडिंग्स है, उस नेचुरल सराउंडिंग्स है, उनको मॉडिफाई कर रहे हैं। यहाँ कभी कभी तो यहाँ तक हम उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। जो नेचुरल सराउंडिंग है उसको हम डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं। टीचर ने ऐसा रिप्लाई किया किसको? इकबाल को। इकबाल ने क्या पूछा था? इकबाल ने पूछा था कि इट्स व्हाई इज आवर एनवायरनमेंट चेंज, कि टीचर हमारा एनवायरनमेंट है वो चेंज क्यों हो रहा है? तो उसने रिप्लाई किया कि ऐसा इसलिए कि हमारी जरूरतों की वजह से, जो हमारी जरूरतें हैं, डेली की नीड्स जो है हमारी वो बढ़ती जा रही हैं डे बाय डे। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा नेचुरल सराउंडिंग है उसको हम अपने हिसाब से मॉडिफाई करते हैं अपनी जरूरतों के हिसाब से, और कभी कभी इवन एट टाइम्स वी डिस्ट्रॉय आवर नेचुरल सराउंडिंग, अपने नेचुरल सराउंडिंग को डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। From the above conversation, you understand that place, people, things, and nature that surround any living organism is called environment. तो ऊपर के कन्वर्जेशन से आपको समझ में आ गया होगा कि प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि कोई जग प्लेस हो गया, पीपल, कोई पीपल हो गए, थिंग्स हो गए, या कोई भी एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग, यानी कि किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको जो भी सराउंड करता है वो क्या है? इन्वायरमेंट है। ठीक है, याद रखना कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सराउंड कर रहा है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। यह नेचुरल और ह्यूमन मेड फिनोमिना का एक कॉम्बिनेशन है। While the natural environment refer to both biotic and abiotic condition existing on the earth. While यानी कि जबकि the natural environment refer to both biotic and abiotic condition existing on the earth, यानी कि जबकि जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसमें अर्थ पे एग्जिस्ट करने वाले दोनों दोनों बायोटिक और अबायोटिक कंडीशन भी क्या है? उसमें सम्मिलित है। ठीक है, यानी कि नेचुरल इन्वायरमेंट जो है हमारा, उसमें क्या क्या है जो कि अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहा है? अबायोटिक कंडीशन और बायोटिक कंडीशन। ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवील द एक्टिविटीज, क्रिएशंस एंड इंटरेक्शंस अमंग ह्यूमन बीइंग्स। हमने देख लिया कि नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या है, पर एग्जिस्ट करने वाला अबायोटिक एंड बायोटिक कंडीशंस। बट ह्यूमन एनवायरनमेंट में क्या है? इट रिवील द एक्टिविटीज, क्रिएशन एंड इंटरेक्शन अमंग ह्यूमन बीइंग्स। इसमें सम्मिलित है दोस्तों ह्यूमन बीइंग्स के की जो एक्टिविटीज है, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स की जो गतिविधियां हैं, उनके क्रिएशंस, यानी कि उनकी जो जो भी चीजें उन्होंने बनाई हैं, और उनकी परस्पर जो इंटरेक्शंस हैं। ठीक है, यानी कि हमने क्या देखा दोस्तों कि जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसमें अर्थ पर एग्जिस्ट करने वाले बायोटिक और अबायोटिक कंडीशन एग्जिस्ट सम्मिलित हैं, जबकि वहीं पे ह्यूमन इन्वायरमेंट जो है, ह्यूमन इन्वायरमेंट में मानव द्वारा की जाने वाली एक्टिविटीज, यानी कि उनकी जो गतिविधियां हैं, उनके ज्यादा जो द्वारा बनाए जाने वाले क्रिएशन, जो भी उन्होंने क्रिएशन बनाया, और उनके भी जो इंटरेक्शन हो रहे हैं वो हैं। अब देखते हैं कि बायोटिक और अबायोटिक होते क्या है। बायोटिक का मतलब द वर्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब इससे आप क्या समझते हो? द वर्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का संसार, यानी कि आप सजीव प्राणी जिसमें जान होती है उनको बायोटिक बोलते हैं। जैसे प्लांट्स में क्या होता है? उनमें वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। एनिमल क्या है? ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अबायोटिक में क्या? द वर्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, यानी कि नॉन लिविंग एलिमेंट्स का संसार, जैसे कि लैंड हो गया जिसमें कि जान नहीं होता। ठीक है, इसी प्रकार बहुत सारे देखते थोड़ा कि कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के कंपोनेंट क्या क्या है। एक तो नेचुरल कंपोनेंट होता है, एक ह्यूमन मेड कंपोनेंट, दूसरा दैट एक ह्यूमन भी है। ठीक है, तो नेचुरल कंपोनेंट में क्या क्या है दोस्तों?
नेचुरल में है लैंड यानी जिसको हम लिथोस्फेयर बोलते हैं, लिविंग थिंग्स जिसको हम क्या बोलते हैं बायोस्फेयर, एयर जिसको हम क्या बोलते हैं एटमॉस्फेयर, और वाटर को जैसा कि आपको पता है कि हम हाइड्रोस्फेयर बोलते हैं। वाटर चाहे जिस फॉर्म में हो उसको हम हाइड्रोस्फेयर के वो हाइड्रोस्फेयर के ही अंडर में आता है, ठीक है। अब ह्यूमन मेड में जैसे ह्यूमन ने पार्क बनाए, बिल्डिंग्स बनाए, ब्रिजेस बनाए, रोड बनाए, फिर उसके बाद मोनूमेंट्स हो गए, इंडस्ट्रीज हो गए, बहुत सारी कारें हो गई, ये सारी की सारी किस में आएंगे ह्यूमन में कंपोनेंट में आएंगे। ह्यूमन में जैसे इंडिविजुअल हो गया, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशनल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिचुएशन, ये सारे आएंगे, ठीक है। लेकिन नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में देखते हैं। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। तो दोस्तों नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है? लैंड नेचुरल इन्वायरमेंट में आएगा, वाटर भी नेचुरल इन्वायरमेंट में आता है, एयर भी नेचुरल में आता है, और प्लांट्स और एनिमल भी किस में आते हैं? नेचुरल इन्वायरमेंट में आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको तो नेचर ने दिया है ना, ह्यूमन ने थोड़ी ना बनाया है। You are familiar with the meaning of lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere from your previous class। जैसा कि दोस्तों हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि लिथोस्फेयर क्या होता है, हाइड्रोस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, बायोस्फेयर क्या होता है। लिथोस्फेयर क्या था? जो हमारा सॉलिड पोर्शन होता है, अर्थ का सॉलिड पोर्शन। हाइड्रोस्फेयर यानी कि वाटर को, हम नॉर्मल वाटर बॉडीज को बोलते हैं कि पानी जिस भी फॉर्म में हो हाइड्रोस्फेयर के अंडर में ही आता है। एटमॉस्फेयर यानी कि जो अर्थ के सराउंडिंग में जो गैसेस है, गैसेस की एक लेयर है, उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। बायोस्फीयर क्या था? बायोस्फीयर ये तीनों कंपोनेंट जहाँ पे, तीनों डोमेन जहाँ पे मिलते हैं और एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर, ठीक है। कुछ मोर इनके बारे में कुछ और फैक्ट देखते हैं, जैसे कि लिथोस्फेयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। लिथोस्फेयर क्या है दोस्तों? ये सॉलिड क्रस्ट है या ये हार्ड टॉप लेयर है अर्थ का, यानी कि ये हमारा अर्थ है, इसका जो टॉप लेयर है, एक सॉलिड टॉप लेयर है, उसको हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर, यानी कि जो सॉलिड क्रस्ट है, ठीक है। और यह किसका बना हुआ है? यह रॉक और मिनरल्स का बना हुआ है एंड कवर्ड बाय ए थिन लेयर ऑफ सॉइल। और ये किसके द्वारा कवर किया गया है? यानी कि जो हमारा लिथोस्फेयर है ये सॉलिड क्रस्ट का है, ठीक है। और यह रॉक और मिनरल का बना हुआ है और इसके ऊपर एक थिन लेयर लगी हुई है किसकी? सॉइल की। इट इज एन इरेगुलर सरफेस। अब सीधी सी बात, हमारा लिथोस्फेयर जो है इरेगुलर सरफेस है। क्यों? विथ वेरियस लैंड फॉर्म्स सच एज माउंटेन, प्लेटू, प्लेन्स, वैली एटसेट्रा। अब यहाँ पे इरेगुलर बात क्यों की गई? इरेगुलर मतलब कि इरेगुलर फॉर्म में, ऐसा नहीं कि समतल है। अब जैसे यहाँ पे कहीं पे आपको माउंटेन दिखेगा, कहीं पे हिल दिखेगी, फिर कहीं पे जैसे रिवर दिख गए, कहीं पे प्लेन दिखेगा, कहीं पे प्लेटू दिखेगा, तो इसको हम इरेगुलर शेप बोलेंगे, ठीक है। तो हमारा जो लिथोस्फेयर है इसका सरफेस जो है इरेगुलर है, जिसपे कि बहुत सारे लैंडफॉर्म्स हैं, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेटू, प्लेन्स, वैली एटसेट्रा। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कंटिनेंट एंड आल्सो ऑन द ओशियन फ्लोर। और यहाँ पे जो हमने दोस्तों बात किया था कि वाटर की, यहाँ पे रिवर की बात किया था, रिवर नहीं आएगा क्योंकि रिवर की बात हम करेंगे तो रिवर तो हमारा हाइड्रोस्फेयर में आ जाएगा। यहाँ पे हम वैली की बात करेंगे, ठीक है। यानी कि पानी को हटा दो तो बीच में क्या बचता है? वैली रहेगी, तो वैली की बात की जा रही है, ठीक है। तो लैंड फॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कंटिनेंट्स एंड आल्सो ऑन द ओशियन। जो ओशियन फ्लोर, देखो दोस्तों जो लैंड फॉर्म है वो कंटिनेंट के ऊपर तो पाया ही जाता है, साथ में ओशियन फ्लोर पे भी ये पाया जाता है, ठीक है। लिथोस्फेयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स। देखो लिथोस्फेयर एक ऐसा डोमेन है जो कि हमें फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है, और ग्रेजिंग के लिए ग्रासलैंड प्रोवाइड करता है, और एग्रीकल्चर के लिए लैंड प्रोवाइड करता है, यानी कि खेती करने के लिए हमको ये क्या लैंड प्रोवाइड करता है, और ह्यूमन सेटलमेंट प्रोवाइड करता है, रहने के लिए भी जगह कौन देता है? लिथोस्फेयर। इट इज आल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। यह मिनरल वेल्थ का भी एक अच्छा सोर्स है। मिनरल वेल्थ का सोर्स है मतलब बहुत सारी मिनरल पाए जाते हैं किसमें? लिथोस्फेयर में। वर्ड ओरिजिन में देख लेते हैं कि इन्वायरमेंट फ्रेंच वर्ड है, इन्वायरनर। इन्वायरनर मीनिंग नेबरहुड। तो इन्वायरमेंट जो है हमारा एक फ्रेंच वर्ड है, जिसका जो फ्रेंच वर्ड क्या है? इन्वायरनर, जिसका मतलब होता है कि इन्वायरनर मतलब इसका होता है नेबरहुड, यानी कि नेबरहुड का जो भी होता है उसका हम इन्वायरनर बोलते हैं। इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा? इन्वायरमेंट बोल पड़ा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, द डोमेन ऑफ वाटर इज रिफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, ज्योग्राफी के क्लास 6 की बुक में, कि जो वाटर का डोमेन है उसको हम क्या हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। इट कंप्राइजेस वेरियस सोर्स ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशियन एक्सेट्रा। तो दोस्तों जो हाइड्रोस्फीयर होता है ये डिफर वेरियस सोर्स का, जैसे कि यानी कि वेरियस सोर्स ऑफ वाटर और डिफरेंट टाइप की वाटर बॉडीज का मिलकर बना होता है, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? हाइड्रोस्फीयर में पानी के वेरियस सोर्स आते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडी, जैसे कि रिवर, लेक, सीज, ओशियन एक्सेट्रा, इन सबका मिलकर बना होता है क्या? हाइड्रोस्फीयर।
इट इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देखो जो वाटर है या हम बोल दे जो हाइड्रोस्फीयर है, इस सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इसेंशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना इसके कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता, सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक है, यानी अब खुद सोचो कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो कि बिना पानी के सर्वाइव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ। जैसा कि हमने देखा, एटमॉस्फेयर क्या है, एक गैसेस की या एयर की क्या एक थिन लेयर है जो कि अर्थ को सराउंड की है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। अब बात आती है कि जो एटमॉस्फेयर की जो यहाँ पे एयर की लेयर है, आखिर में अर्थ के सराउंड में क्यों है कि छोड़ के चली नहीं जाती, क्योंकि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दोस्तों, वो उसको होल्ड किए हुए है। ठीक है, यानी कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये क्या है, अर्थ के चारों ओर कवर्ड है। ठीक है, होल्ड है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। तो जो एटमॉस्फेयर है ये हमको प्रोटेक्ट करता है, हमको बचाता है सन की हार्मफुल रेज से और उसकी स्कॉर्चिंग हीट से। इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर। तो इन जो एयर होता है या जो एटमॉस्फेयर होता है, इसमें क्या क्या होता है, इनमें बहुत सारे गैसेस होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और वाटर वेपर प्रेजेंट रहता है। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। देखो जब हमारे एटमॉस्फेयर में परिवर्तन होता है, जब एटमॉस्फेयर चेंज होता है तो उससे क्या होता है, वेदर और क्लाइमेट भी चेंज होता है। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। देखो जो प्लांट है और एनिमल किंगडम है, ये एक साथ मिलकर क्या बायोस्फीयर या लिविंग वर्ल्ड बनाते हैं। इट इज अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरैक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। तो बायोस्फीयर क्या है, बायोस्फीयर अर्थ का एक ऐसा नैरो जोन है जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं किस लिए, लाइफ सपोर्ट के लिए। अब लैंड को हम यहाँ पे बोलेंगे लिथोस्फेयर, वाटर एंड एयर, वाटर हाइड्रोस्फेयर हो गया और एयर क्या हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया। जैसे कि हमने देखा था ना कि अभी पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था कि जो बायोस्फेयर है ये एक ऐसा नैरो जोन है जहाँ पे तीनों डोमेन, लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर एक दूसरे के साथ मिलते हैं और इंटरेक्ट करते हैं विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ, लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, देखते हैं कि इकोसिस्टम क्या है। It is a system formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factor of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material. तो इकोसिस्टम क्या है, इट इज अ सिस्टम, यानी यह एक ऐसा सिस्टम है जो कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की इंटरेक्शन से, यानी कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक दूसरे से इंटरेक्शन से तथा और जिस इन्वायरमेंट में वे रह रहे हों उस इन्वायरमेंट के फिजिकल और केमिकल फैक्टर से मिलकर बना होता है। ठीक है, विच दे लाइक ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल, और सारे के सारे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और मटेरियल से जुड़े होते हैं। ठीक है, यानी कि हमने क्या देखा, इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एक दूसरे से इंटरेक्शन के साथ तथा जिस इन्वायरमेंट में वे रह रहे हैं उस इन्वायरमेंट के फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स के इंटरेक्शन से बनता है और सारे के सारे किससे लिंक रहते हैं, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल से। ठीक है, व्हाट इज इकोसिस्टम। एट एन एनसीसी कैंप दैट रवि's क्लास वाज अटेंडिंग, एक एनसीसी कैंप जो कि रवि का क्लास अटेंड कर रहा था, जेसी ने एक्सक्लेम किया। एक्सक्लेम का मतलब होता है चिल्लाना या मतलब आश्चर्य से पूछना। तो जेसी ने चिल्ला कर पूछा, व्हाट अ हैवी डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब होता है मूसलाधार बारिश। ठीक है, तो जेसी चिल्लाकर पूछती, व्हाट अ हैवी डाउनपोर, कितना मूसलाधार बारिश हो रही है। इट रिमाइंड मी ऑफ माई होम इन केरला, यह मुझे मेरे घर की याद दिलाती है जो कि केरला में है। यू शुड कम एंड सी हाउ इट पोर्स एंड पोर्स एंड पोर्स ओवर द लश ग्रीन फील्ड एंड कोकोनट प्लांटेशन। यू शुड, अब तुमको आना चाहिए, मतलब रवि की सारी क्लास को तुम लोग को आना चाहिए और देखना चाहिए कि यह कैसे जो लश ग्रीन फील्ड है तथा कोकोनट प्लांटेशन उस पे गिरती है और लगातार गिरती है। मूसलाधार बारिश जैसे होती है ना, लगातार होती है। तो वही यहाँ पे जेसी बताना चाहती है। हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सक्लेम, अब उसी टाइम जो हीरा था जो कि जैसलमेर यानी कि राजस्थान से बिलोंग करता था, उसने चिल्लाकर पूछा, वी गॉट नो रेन्स, हमारे इधर तो कोई बारिश ही नहीं होती। वी सी ओनली कीकर एंड सैंड, हम केवल कीकर और सैंड देखते हैं। एज फार एज द आईज कैन सी, जहां तक भी हम देख सकते हैं हमको यही दिखता है, क्या, कीकर और सैंड। बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल, सेड रवि, रवि ने बोला बट तुम कैमल भी देख सकते हो।
हीरा सेज नॉट जस्ट कैमल, केवल कैमल ही नहीं, इफ यू विजिट आवर डिजर्ट, अगर तुम हमारे डिजर्ट में, हमारे रेगिस्तान में विजिट करोगे, यू विल सी स्नैक्स, लीजर्ड्स एंड मैनी इंसेक्ट टू, तुम जो है कि स्नैक, लीजर और बहुत सारे इंसेक्ट देख सकते हो। रवि वंडर्ड व्हाई डू द एनिमल्स द वेजिटेशन, जो रवि था वो आश्चर्य मतलब सोचने लगा कि व्हाई डू द एनिमल्स द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लाइव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो रवि जो था वो सोचने लगा कि क्यों आखिर में जो एनिमल होते हैं और जो वेजिटेशन होती है और यहाँ तक कि जो लोगों के रहने का जो तरीका होता है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर, क्या वे एक दूसरे से रिलेटेड है? ओ यस वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाइड, टीचर ने बोला हाँ ऐसा ही है। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स। इमीडिएट सराउंडिंग का मतलब यहाँ पे इमीडिएट का मतलब है जो आसपास की सराउंडिंग है, ठीक है, यानी उनके आसपास। तो आगे बोलती है ऑल प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग, की सारे प्लांट्स और एनिमल्स और सारे ह्यूमन बीइंग्स अपनी जो उनके आसपास की जो सराउंडिंग है उस पर डिपेंड है। ऑफन दे आर आल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, यहाँ तक कि वे खुद एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं। This relation between the living organism as well as the relation between the organism and their surrounding form an ecosystem। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच का रिलेशन और लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनकी सराउंडिंग के बीच का जो रिलेशन है वही क्या बनाता है? इकोसिस्टम बनाता है। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डिजर्ट, माउंटेन्स, लेक, रिवर, ओशियन एंड इवन स्मॉल पॉन्ड। यानी कि लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड हो गया, डिजर्ट हो गया, माउंटेन्स, लेक, रिवर, ओशियन, यहाँ तक कि छोटा सा कोई पॉन्ड है उसका भी एक इकोसिस्टम हो सकता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, इकोसिस्टम नॉर्मली क्या बनाता है, एक इकोसिस्टम को कौन फॉर्म करता है? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच का रिलेशन है तथा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके सराउंडिंग के बीच का जो रिलेशन है वही इकोसिस्टम बनाता है। डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्लेड फॉर्म एन इकोसिस्टम, क्या आपको लगता है जिस पार्क में रवि और उसके फ्रेंड खेल रहे थे वो कोई इकोसिस्टम बनाता है? ऑब्वियसली। और अब देखो जो 5 जून को, हर साल 5 जून को क्या मनाया, सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। और बारबस यहाँ पे देखेंगे बार्टर सिस्टम क्या होता है। बार्टर सिस्टम इट इज अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता है दोस्तों, इसमें कि जो गुड्स हैं, जो सामान है, एक दूसरे से एक्सचेंज की जाती है बिना पैसे के यूज का। यानी कि सपोज आपने किसी से राइस ले लिया, यानी कि चावल लिया, 2 किलो आपके पास चावल है, किसी के पास गेहूं है, तो आप इनको 2 किलो चावल दे दोगे, उसके बदले में 2 किलो गेहूं या उसी के हिसाब से आपको गेहूं दे देंगे। इसको क्या बोलेंगे? बार्टर सिस्टम। यानी कि इसमें पैसे का इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है। ह्यूमन एनवायरनमेंट, अब हमने नेचुरल एनवायरनमेंट को देख लिया, अब ह्यूमन एनवायरनमेंट देखते हैं। ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। हमें क्या देखा, ह्यूमन बीइंग्स जो है इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उसको मॉडिफाई करते हैं अपने अपनी जरूरतों के हिसाब से। अर्ली ह्यूमंस अडॉप्टेड देमसेल्व्स टू द नेचुरल सराउंडिंग, जो अर्ली ह्यूमन था अपने आप को अडॉप्ट कर लिया था अकॉर्डिंग टू द नेचुरल सराउंडिंग, जैसी नेचुरल सराउंडिंग थी। दे लेड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचर आउट अराउंड देम। तो उन्होंने सिंपल लाइफ जिया, मतलब सिंपल सा जीवन जिया, एंड फुलफिल दियर रिक्वायरमेंट, अपने रिक्वायरमेंट कैसे पूरा किया? फ्रॉम द नेचर अराउंड देम, जो भी नेचर उनके अराउंड में था उसी के हिसाब से अपना जो भी रिक्वायरमेंट था उसको फुलफिल कर लिया। विद टाइम नीड्स ग्रीव एंड बिकम मोर वैरिड। तो क्या हुआ कि समय के साथ साथ बहुत सारी आवश्यकताएं जो थी वो बढ़ती गई। तो हमने क्या देखा, जो अर्ली ह्यूमन था यानी पहले का जो इंसान था, मानव था, वो अपनी जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होती थी वो जो नेचर द्वारा जो भी उसको मिलता था वो फुलफिल कर लेता था, बट टाइम के साथ साथ जो रिक्वायरमेंट था वो बढ़ता गया। ह्यूमंस लर्न न्यू वेज टू यूज एंड चेंज इन्वायरमेंट। तो ह्यूमन ने नए नए तरीके सीख लिए कि जो इन्वायरमेंट है, जो सराउंडिंग है, उसको यूज करने के और उसको चेंज करने के। They learn to grow crops, domesticate animals and lead a settled life। वे क्या सीखे, कोई क्रॉप को कैसे ग्रो करते हैं और एनिमल को कैसे डोमेस्टिकेट करते हैं और एक सेटल लाइफ कैसे जीते हैं, उन्होंने ये सब सीख लिया। द व्हील वाज इन्वेंटेड, फिर व्हील इन्वेंट हुआ। सरप्लस फूड वाज प्रोड्यूस, बहुत सारी मात्रा में फूड जो प्रोड्यूस किया गया था। बार्टर सिस्टम इमर्ज हुआ, जैसा कि अभी हमने बार्टर सिस्टम देखा कि बार्टर सिस्टम क्या होता है। बार्टर सिस्टम में होता क्या है कि जैसे हमने बात किया कि इसमें क्या होती है, जो इट इज अ ट्रेड, एक ट्रेड का सिस्टम है, एक ऐसा ट्रेड है इन विच गुड्स आर एक्सचेंज, जिसमें कि गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है बिना पैसे के यूज के। ठीक है, यानी कि अब जैसे यहाँ पे कोई गुड्स है, इस एक गुड्स इनको दे रहा है, ये दे रही है इस आदमी को, इसके बदले ये दूसरा कुछ इसको दे देगा। ठीक है, यानी कि उसमें पैसे का इस्तेमाल नहीं किया जाता, सामान के बदले सामान एक्सचेंज किया जाता है, बस इतना आप समझ लो। ठीक है,
व्यापार स्टार्ट होता है, कॉमर्स डेवलप होता है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से लार्ज स्केल प्रोडक्शन होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर, जो ट्रांसपोर्टेशन था वो और भी फास्ट हो जाता है। इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन मेड कम्युनिकेशन इजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड, तो इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन की वजह से जो कम्युनिकेशन था वो और ही ईजी हो गया और पूरे क्रॉस द वर्ल्ड बहुत ही स्पीड से हो गया, मतलब बहुत तेज हो गया। हैव यू एवर थॉट व्हाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स इन वाटर, क्या आपने कभी भी सोचा कि आप पसंद करते हो क्या ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन, एक जूसी वाटरमेलन पीना समर के सीजन में यानी गर्मियों में, एंड हॉट रोस्टेड पीनट यानी कि गर्म रोस्टेड पीनट विंटर के टाइम में, ऐसा क्यों? A perfect balance is necessary between the natural and human environment, तो नेचुरल और ह्यूमन इन्वायरमेंट के बीच में एक परफेक्ट बैलेंस बहुत ही जरूरी है। ह्यूमंस मस्ट लर्न टू लाइव एंड यूज देयर एनवायरमेंट इन ए हार्मोनियस वे। हार्मोनियस वे मतलब सामंजस्य के साथ, सामंजस्य के साथ, यानी कि एक हिसाब से आप समझ लो कि इन्वायरमेंट के साथ। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लाइव एंड यूज देयर एनवायरमेंट इन ए हार्मोनियस वे, यानी कि ह्यूमन को पर्यावरण के साथ या इन्वायरमेंट के साथ हार्मोनियस वे में रहने एवं उसके यूज को सीखना चाहिए। ठीक है, आगे क्या है कि और एक नूरी रहती है, एक गर्ल फ्रॉम जो कि मिजोरम जिसका घर था, तो रवि के क्लास क्लास की थी। तो उस वो देखती है कि रवि जो बात करता है कि उसका प्लेग्राउंड खत्म हो गया था एकदम, तो वो रवि को इनवाइट करती है कि हमारे इधर जो है कि एक प्लेस है, वहाँ पे बहुत ज्यादा लश ग्रीन मतलब हरी हरी घासें है, यहाँ पे आओ विजिट करो। ठीक है, तो उसको इनवाइट करती है, और यानी कि कब इनवाइट करती है, ड्यूरिंग द कमिंग वेकेशन, यानी कि जब आने वाली छुट्टी के टाइम में आना। तो रवि की टीचर बोलती है बच्चों को, ड्रॉ द लैंडस्केप हाउसेज एक्टिविटीज ऑफ द पीपल एंड प्लेसेस दे विजिट ड्यूरिंग द हॉलीडे, कि हॉलीडे के टाइम जो भी आपने प्लेसेस विजिट किया है, वहां पे जो भी आपने लैंडस्केप देखा, हाउस देखा, एक्टिविटीज देखा, उसको आप क्या करो, ड्रॉ करो। तो फाइनली दोस्तों हमने यह चैप्टर कंप्लीट कर लिया और आशा करता हूँ कि आपको भी ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।